मैं विजयपाल पीजीटी हिस्ट्री अपने नए वीडियो के साथ जीके सीरीज हिस्ट्री का पार्ट 6। इससे पहले हमने 5 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें अब मौर्यन साम्राज्य से, मौर्यन एम्पायर से पहले के जो मेन क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, जिसका टाइम है 321 BC से 185 BC, यानी कि 321 ईस्वी पूर्व से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व के बीच में। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको यूनानी विद्वान है सेंड्रोकोटस के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सेंड्रोकोटस के नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 321 BC में, 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके वो शासक बनते हैं, और 298 ईसा पूर्व तक जब उनकी मृत्यु होती है तब तक वो शासन करते हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? कर्नाटक में एक जगह है स्वर्णबेलगोला। कहते हैं कि इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और भूखे रह करके धीरे धीरे शरीर क्षीण होते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, चाणक्य कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिसे कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त इन 3 नामों से जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, जो राजनीतिक विज्ञान के बारे में है या प्रशासन के बारे में है, और इस पुस्तक में कुल 15 अध्याय है। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम बनाते हैं तो क्वेश्चन याद भी रहते हैं और एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने 4-5 क्वेश्चन को मिला दिया था, इसमें भी हमने 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस बना दिए। जैसे चाणक्य के बारे में, उसके राजा कौन था उस समय, ये भी हो गया। चाणक्य को किस किस नाम से जानते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चाणक्य लिखी, तीसरा क्वेश्चन हो गया। वो पुस्तक किसके बारे में है, ये 4 हो गया। और इस पुस्तक में अध्याय कितने हैं, ये 5 क्वेश्चन हो गए। तो मैं हर वीडियो में यही बात करता हूँ कि हमें इतिहास को समझना है। यदि हम समझ के इतिहास करेंगे तो फिर उसको रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को हराया था? तो इसका सही उत्तर है सेल्यूकस निकेटर। 5 ईस्वी पूर्व में हराया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और फिर युद्ध के बाद एक संधि होती है। इस संधि की शर्त के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया। साथ ही अपने राज्य के 4 प्रांत, जो आज का अफगानिस्तान और मध्य एशिया वाले इलाके में थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बदले में 500 हाथी उपहार दिए। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? तो इसी से रिलेटेड देखो, ऊपर से जितने भी क्वेश्चंस हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड है, एक के बाद एक क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगला है, मेगास्थनीज कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। और जिस समय ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था उस समय किस पुस्तक लिखी थी? पुस्तक का नाम है इंडिका। हालांकि ये पुस्तक आज मूल रूप में हमें नहीं मिलती है, लेकिन दूसरे बाद के विद्वानों ने इस पुस्तक से बहुत से उदाहरण दिए हैं, और उन सभी उदाहरणों को मिलाने से ये पूरी पुस्तक लगभग बन जाती है। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन और पाटलिपुत्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की उपलब्धियां क्या है? ध्यान रखिएगा, 2 नाम, एक है बिंदुसार, एक है बिंबसार। तो बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक है, बिंदुसार मौर्य वंश का है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, दोनों बिल्कुल अलग अलग राजा हैं। तो बिंदुसार की उपलब्धियां क्या रही हैं? पहला, 298 ईसा पूर्व में वो शासक बना है। इसे यूनानी विद्वान अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं, यानी कि शत्रुओं का संहारक, शत्रु का विनाश करने वाला। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन के नाम से जाना गया है। और तक्षशिला, जो इसके पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी थी, वहाँ पे 2 बार विद्रोह होता है इसके समय में। एक बार सुसीम को और दूसरी बार अशोक को इन विद्रोह को दबाने के लिए
भेजा गया था। सीरिया का जो शासक है एंटियोकस प्रथम, उससे बिंदुसार ने 3 चीज़ों की मांग की थी, एक मदिरा, दूसरा सूखे अंजीर और तीसरा एक दार्शनिक। आगे इसी में ही है कि बौद्ध विद्वान हुए हैं एक तारानाथ, जिन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। देखिए एक ही क्वेश्चन रखा है, लेकिन इसमें बहुत से क्वेश्चन हमारे बन गए हैं। हमें क्वेश्चन को समझना है। जैसे बिंदुसार अगर आ जाए तो ये 4-5 बातें, पहला शासक कब बना, किन किन नामों से जाना जाता है, उसके समय तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए, उन विद्रोह को दबाया किसने, सीरियाई शासक कौन था, उस शासक से बिंदुसार ने क्या क्या चीज़ों की मांग की, और तारानाथ जो विद्वान है उनके अनुसार बिंदुसार ने कितने राज्यों को जीता था। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर होते हैं एक ही क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो अशोक के बारे में है। अशोक कब शासक बना, 269 ईसा पूर्व में। हालांकि 272 से 269 के बीच में जो 4 साल का पीरियड है, कहते हैं कि ये एक प्रकार से उत्तराधिकार की लड़ाई का पीरियड है, जिसमें अंततः अशोक अपने भाइयों को हरा करके ना राजा बनता है। हालांकि अशोक का जो नाम है अधिकतर अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी मिलता है, लेकिन 2 अभिलेख हैं जहां उनका नाम अशोक मिला है, याद रखना है, एक मस्की में है और दूसरा गुर्जरा में है। तो ये 2 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिला है, अन्यथा अधिकतर उसे नाम प्रियदर्शी ही मिला है, देवानाम प्रियदर्शी। अशोक के समय की जो प्रमुख घटना है वो कलिंग का युद्ध है। जो कलिंग जो आज का उड़ीसा है, उसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष में या 8 साल के बाद 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग की लड़ाई होती है। और यह जानकारी हमें कहाँ से मिलते हैं, अशोक के 13वें शिलालेख से। तो इसमें भी बहुत से क्वेश्चन हमने बनाए हैं। पहला कि अशोक शासक कब बना, अशोक का नाम किन किन अभिलेखों में अशोक मिलता है, अशोक का पॉपुलर या प्रसिद्ध नाम क्या है, कलिंग की लड़ाई कब होती है और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो ये सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में हमने फ्रेम किए हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे भेजा। अशोक ने अपने राज्य से अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए लोगों को भेजा था। दक्षिण में या फिर श्रीलंका में बात करते हैं तो श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। बौद्ध जो साहित्य है, श्रीलंका का बौद्ध साहित्य, उसके अनुसार अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। स्तूप क्या होता है, एक टीला टाइप होता है जो किसी न किसी बौद्ध धर्म के विद्वान से या महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ होता था। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस भाषा में हैं और किन लिपियों में उनको लिखा गया है। तो अशोक पहला शासक है इतिहास, भारतीय इतिहास में, जिसने अभिलेखों का प्रचलन किया था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि पहला शासक कौन है जिसने अपने अभिलेखों का प्रचलन किया था अपने शासन में, तो अशोक है। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है प्राकृत है। ये प्राकृत भाषा जो है अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बोलियों में उसको इस्तेमाल किया गया। जैसे ब्राह्मी, अधिकतर जो अभिलेख है ब्राह्मी में मिले हैं जो दक्षिण भारत और मध्य भारत में है। दूसरी जो लिपि है वो खरोष्टी है जो आज के पश्चिमी उत्तर यानी पाकिस्तान वाले इलाके में है। और 2 जो लिपियां हैं ग्रीक और आरामाइक, ये 2 लिपियां आज के अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में अभिलेखों में इस्तेमाल की गई है। तो शिलालेख शुरू करने वाला अभिषेक शासक अशोक है, भाषा प्राकृत है, लिपियां ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरामाइक है। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस प्रकार के हैं। तो अभिलेख को 3 भागों में बांट सकते हैं। शिलालेख जो बड़े बड़े चट्टानों पर लिखे, इनकी संख्या 14 है। स्तंभलेख जो पिलर के रूप में लिखे गए हैं, इनकी संख्या 7 है। और गुहालेख जो गुफाओं में लिखे गए लेख हैं, इनकी संख्या, सभी संख्या मिलाकर के ना 33 अभिलेख बनते हैं। इन अभिलेखों को या अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा है। तो अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रांतों की राजधानियों के नाम लिखिए। अशोक के समय में 5 प्रांत थे, 4 उससे पहले थे और 5वां प्रांत कलिंग को जीतकर अशोक ने बनाया था। तो कुल 5 प्रांत हैं। पहले 4 प्रांत कौन कौन से हैं,
ये दिशाओं के हिसाब से हैं। उत्तरापथ उत्तर में है तक्षशिला, पश्चिम में है अवंती राष्ट्र, राजधानी है उज्जैनी, दक्षिण में है सुवर्णगिरी, कर्नाटक में है, और पूर्व में प्रासी या पाटलिपुत्र है, और पांचवी जो राजधानी कलिंग को जीत के बनाया गया था उड़ीसा में वो है तोसली। तो ये 5 प्रांतों की अलग अलग राजधानियां या उनके नाम हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में शीर्ष या जो उच्च अधिकारी है उनको किस नाम से जाना गया है? तो उच्च अधिकारी को तीर्थ या महामात्र के नाम से जाना गया है, जिनकी संख्या लगभग 18 है, जो आज के कैबिनेट मिनिस्टर्स के समान है। मौर्य प्रशासन के गुप्तचर विभाग के बारे में क्या जानकारी है? तो गुप्तचर विभाग का जो चीफ होता था उसको महामात्य सर्प नामक अधिकारी देखता था, और गुप्तचर है उनको गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। और गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, जो संस्था या संचार के नाम से जाने जाते थे। संस्था जो एक जगह पे रह करके जानकारी देते हैं, और संचार जो घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना की संख्या क्या थी? प्लिनी के अनुसार 6 लाख पैदल सेना थे चंद्रगुप्त की सेना में, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। हालांकि ये बहुत बड़ी संख्या लगती है, लेकिन इस तरह से हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन की प्रशासनिक समितियों और उनके काम लिखिए। यानी प्रशासन को चलाने के लिए कितनी समितियां थी, उनके क्या क्या काम थे? तो ये 6 समितियां हैं जिनके अलग अलग काम हैं। तो पहली समिति का काम क्या है? उद्योग और शिल्प, यानी कि उद्योगों में और जो प्रोडक्शन होता था उसके काम का निरीक्षण करना, ये पहली समिति करती थी। दूसरी समिति क्या करती थी? विदेशियों की देखरेख करती थी कि विदेश से कौन कौन से लोग आ रहे हैं, उनकी देखभाल करना, ये दूसरी समिति का काम था। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु का विवरण रखती थी, पूरा हिसाब किताब रखती थी। चौथी समिति है वो व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी। 5वीं समिति है वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, जो सामान बना है उसकी बिक्री के बारे में देखती थी। और 6वीं और अंतिम जो समिति है वो बिक्री कर वसूल करती थी। तो ये थे प्रशासन से संबंधित 6 समितियां और सभी के काम। अगला है मौर्य प्रशासन की सैन्य समिति। सैन्य समिति जो सेना के बारे में बात करती है, कौन कौन सी समितियां हैं, उनके कार्य क्या है? तो मैगस्थनीज ने जो अपनी बुक लिखी है इंडिका, उसमें बताया गया है कि 30 सदस्यों की 5-5 सदस्यों के मिला के एक समिति बनती थी, और टोटल 6 समितियां हैं। तो 6 समितियां प्रशासन के बारे में ही और 6 समितियां ही सैन्य प्रशासन के बारे में है। पहली समिति का काम क्या है? जल सेना की, यानी कि नेवी की देखभाल करना। दूसरा, यातायात और रसद की सप्लाई, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का सप्लाई का काम देखती थी ये। तीसरी जो समिति है वो पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चौथी समिति है वो घुड़सवार सेना की देखभाल करती थी। 5वीं समिति हाथियों की सेना को देखती थी, और 6वीं समिति रथों की सेना को देखती थी। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट थी सेना के, जिनको चलाने के लिए, देखने के लिए अलग अलग समितियां बनी हुई थी। अगला है, मौर्य काल में सरकारी भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। और एक और प्रकार की भूमि है जो बिना वर्षा के अच्छी फसल देती थी, इस प्रकार की भूमि को आदेव मात्रक भूमि कहा जाता था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं भूमियों के बारे में, तो ये 2 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को किन किन ग्रुपों में बांटा है, या भारतीय समाज को किन भागों में बांटा है? तो कुल मिला के मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। पहले भाग को दार्शनिक नाम दिया गया, दूसरे को किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक और 7वां सभासद। शायद मैगस्थनीज भारतीय समाज अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे, और काम के हिसाब से उन्होंने इस तरह से 7 ग्रुप बना दिए या 7 भाग बना दिए थे। हालांकि प्राचीन जो भारतीय ग्रंथ है वो कहते हैं कि 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस हिसाब से उसने 7 बना दिए हैं। अगला क्वेश्चन है,
कि मौर्य काल का प्रशासनिक विभाजन, जैसे आज पूरा जो कंट्री है वो स्टेट्स में यानी प्रांतों में, स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट फिर गांव में या फिर कस्बों में या फिर बीच में एक और आ जाती है जिसको ब्लॉक कहते हैं। इस तरह डिवीजन बना हुआ है। तो मौर्य काल में प्रांत है, प्रांत का शासक सम्राट है, साम्राज्य का शासक सम्राट है, साम्राज्य को आगे प्रांतों में बांटा गया है जिसका उस समय चक्र कहा जाता था, और प्रांत का जो मुखिया है उसको कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक के नाम से जाना जाता था, और प्रांतों को आगे विषय के रूप में जो आज के डिस्ट्रिक्ट के समान थे, और विषय के जो मुखिया उसको विषयपति के नाम से जाना जाता था। अगला जो समूह है जो इसको आजकल ब्लॉक लेवल कह सकते हैं, ये 10 गांवों का समूह होता था जिसके मुखिया को गोप कहा जाता था, और सबसे छोटी इकाई थी गांव जिसकी देखभाल ग्राम पंचायत करती थी। तो ये था मौर्य काल का प्रशासनिक विभाजन। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जैसे आजकल कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ऐसे ही राजा को सलाह देने के लिए भी एक समिति होती थी जिसको मंत्री परिषद कहा जाता था, और इसके सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं थी। इसमें 12, 16 या 20 तक सदस्य होते थे। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश में कुल 10 शासक होते हैं। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, अंतिम शासक वृहद्रथ था। कुल मिलाकर के 137 वर्षों तक मौर्य वंश का शासन रहता है। 185 में इसका अंत हो जाता है, और पुष्यमित्र शुंग जो वृहद्रथ का सेनापति था उसी ने ही हत्या कर दी और खुद को शासक घोषित कर दिया, और अपना एक नया वंश शुरू कर दिया जिसको शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर बांटिए। धन्यवाद।